अच्छा, जब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 विच इज़ ऑब्स्टेट्रिक एमरजेंसीज़। ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज है, सबसे पहले याद रखें कि एनी ब्लड लॉस फ्रॉम द वजाइना जो ग्रेटर देन शो हो। शो जो फर्स्ट प्लग होता है ना, म्यूकस का प्लग, और थोड़ा सा ब्लड लॉस होता है जब लेबर स्टार्ट होने से पहले, उसको कहते हैं शो। तो उससे ज़्यादा हो, एनी ब्लड लॉस फ्रॉम द वजाइना ग्रेटर देन द शो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और एक्सेसिव ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी अगर हो तो उसको हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज। ठीक है, डिलीवरी के बाद अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान वजाइना से ब्लड हो जो ग्रेटर देन शो हो, तो उसको हम कहेंगे ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज। अब ये एंटीपार्टम हेमरेज भी हो सकता है, पोस्टपार्टम। ठीक है, अब इसमें जो मैनेजमेंट है इस जो हाइपोवोलेमिक पेशेंट की, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, तो हाइपोवोलेमिक की, अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट की या ट्रॉमा की प्रेगनेंसी में वो कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से ABCDE, एयरवे, ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर। एयरवे में ना ऐसे पेशेंट का आपने एयरवे पैटर्न रखना है, उसको हेड टिल्ट करेंगे, जॉ लिफ्ट या ओरोफेरेंजल एयरवे प्रोवाइड करेंगे। दूसरा इसमें ओरोफेरेंजल या नेजोफेरेंजल एयरवे। दूसरा लेरेंजल मास्क, एंडोट्रेकियल ट्यूब, इनके ज़रिए मतलब हमने एयरवे मेंटेन करना है। दूसरा है रिस्पॉन्डिंग पेशेंट जो होता है ना, वो रीअश्योरिंग है दैट द एयरवे इज़ पेटेंट, यानी अगर आपको पेशेंट बोल रहा है, रिस्पॉन्ड दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका एयरवे पेटेंट होगा। तो फॉर टाइमिंग वो पेटेंट है एयरवे। ऑलवेज स्टेबलाइज द सर्वाइकल स्पाइन, आप पेशेंट की स्टेबलाइज करोगे। ठीक है, दूसरा ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, याद रखिए आपने ब्रीदिंग साउंड्स के लिए भी देखना है और सिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट्स के लिए। जिसमें हमने जो है ना ऑलवेज जो है वो सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज करना होता है। दूसरा है ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, याद रखिए कि इसमें आपने जो है ब्रीदिंग साउंड्स के लिए देखना है और जो सिमेट्रिक चेस्ट मूवमेंट है उनके लिए। उसके लिए आपने हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। जो भी इमीडिएट जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेज हैं पहले उनको रूल आउट करें, जैसे अगर न्यूमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स या कार्डियक टम्पोनार्ड तो नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा आ जाए सर्कुलेशन पे। अब उसमें आपने 2 लार्ज बोर पेरिफेरल IV एक्सेस मेंटेन करनी है। मिनिमाइज़ करें कि एयरटो केवल कंप्रेशन ना हो बाय कीपिंग इन अ लेफ्ट लेटरल टिल्ट पोजीशन। ठीक है, और रिससिटेशन आप स्टार्ट कर दोगे क्रिस्टलर्स। अच्छा, अब सर्कुलेशन में याद रखें आपने 2 लार्ज बोर IV पेरिफेरल एक्सेस मेंटेन की, उसमें आपने एयरटो केवल कंप्रेशन को मिनिमाइज़ करना है। कैसे? आप उसको ना लेफ्ट लेटरल टिल्ट पोजीशन में रखते हो। इसके अलावा आप जो है वो रिससिटेशन स्टार्ट कर दोगे क्रिस्टलॉइड के साथ, फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मल स्लाइन के साथ। कंकरेंटली याद रखें आप जो है ना उसका CBC के लिए ब्लड विड्रॉ कर रहे हो, क्रॉस मैच करोगे, और बेसिक मेटाबॉलिक प्रोफाइल एंड कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए। अच्छा, अब आपने जो है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन भी स्टार्ट कर देनी है अगर जो है वो सर्कुलेशन नहीं है फीमेल में, यानी आपको पल्स नहीं मिल रही और पेटेंट एयरवे नहीं है, यानी पेटेंट एयर है लेकिन ब्रीदिंग नहीं है, तो उस केस में भी आप CPR दोगे। एडल्ट CPR में आपको पता है 30 चेस्ट कंप्रेशन होती है फॉलोड बाय 2 ब्रेथ, और इसके अलावा आप फीटल वेलबींग के लिए भी असेस करोगे। ठीक हो गया। देन D से आता है डिसेबिलिटी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखेंगे, उसमें आप पेशेंट का जो है वो GCS भी असेस कर रहे हैं, उसका प्यूपिलरी रिएक्शन देख रहे हैं, और अगर GCS उसका 8 से कम है तो हम उसको इंट्यूबेट करेंगे। देन एक्सपोजर एंड एनवायरनमेंट कंट्रोल, रिमूव फ्रॉम द हार्मफुल एनवायरनमेंट लाइक फायर, एसिड एक्सपोजर, क्लोथ्स, full exposure and examination, avoid hypothermia and consider the patient's dignity. Consider Foley catheter and NG tube if indicated. ठीक है, Foley's and NG भी आप करोगे if indicated. Always summon the help of a senior obstetrician. दैन सबसे पहला टॉपिक आ जाता है एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम होता है कि वेजाइनल ब्लीडिंग फ्रॉम द 20 वीक जेस्टेशन टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी तक। 20 वीक ऑफ जेस्टेशन से लेकर जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता, इसके दरमियान अगर फीमेल को ब्लीडिंग होती है वेजाइनली, तो उसको हम कहेंगे एंटीपार्टम हेमरेज। ये 2 to 5% प्रेगनेंसीज़ को कॉम्प्लिकेट करता है। इसमें प्लेसेंटल कॉजेज़ भी हैं, लोकल भी हैं। प्लेसेंटल में याद रखें, एक तो अगर प्लेसेंटा प्रेविया हो, प्लेसेंटल एब्रप्शन, या फिर वाजा प्रेविया, ये एंटीपार्टम हेमरेज के कॉजेज़ हैं। प्लेसेंटल एब्रप्शन के कॉज प्लेसेंटल एब्रप्ट हो गया है, प्लेसेंटा प्रेविया, या फिर अगर वाजा प्रेविया है। दूसरा उसमें कुछ लोकल कॉजेज़ है, लोकल में सर्विसाइटिस, सर्वाइकल कार्सिनोमा, वेजाइनल इन्फेक्शन या ट्रॉमा। ठीक है, ये लोकल कॉजेज़ में आ गया। सर्विसाइटिस, सर्वाइकल कार्सिनोमा, वेजाइनल इन्फेक्शन या ट्रॉमा भी जो है वो एंटीपार्टम हेमरेज करवाएगा। अब सबसे पहला टॉपिक हम डिटेल में देखेंगे, जो एंटीपार्टम हेमरेज का कॉज बनता है वो है प्लेसेंटा प्रेविया। ये क्या है? प्लेसेंटा प्रेविया जो है ना वो ऐसा प्लेसेंटा होता है जो कि इम्प्लांट हो जाए लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे, नीचे जो है ना लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे वो इम्प्लांट हो गया है। यहाँ पर देखिए पिक्चर भी बनी हुई है, ये लो लाइंग प्लेसेंटा जो है वो
उसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रेविया, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे नीचे यहाँ पर होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन ये नीचे प्लांट हो गया तो उसको प्रेविया कहते हैं। अब ये इसमें होगा यूँ कि मदर का ब्लड लॉस होगा, मैटरनल ब्लड लॉस होगा, फीटल का नहीं मदर का, तो इसीलिए ये ज़्यादा लाइकली है कि प्लेसेंटा प्रेविया में मदर ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है देन द फीटस। अच्छा, इसका इंसिडेंस डिक्रीज़ हो जाता है विद द डिक्रीजिंग जेस्टेशनल एज। अगर नीचे लो लाइंग प्लेसेंटा भी है, लेकिन अगर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे जेस्टेशनल एज बढ़ेगी तो इसका इंसिडेंस कम होगा, क्योंकि ये फिर माइग्रेट, यूट्रस बड़ा होता जाएगा ना, जेस्टेशनल एज बढ़ेगी तो ये माइग्रेट कर जाता है। और द लोअर इम्प्लांटेड प्लेसेंटा एट्रोफीज एंड द अपर प्लेसेंटा हाइपरट्रोफी, नीचे वाला एट्रोफी कर देगा, अपर वाला हाइपरट्रोफी। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर पहले प्रीवियस किसी को प्लेसेंटा प्रेविया हो, प्रीवियस उसके सिजेरियन सेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उसको प्लेसेंटा प्रेविया होगा। या किसी को मल्टीपल जेस्टेशन ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स वगैरह, उसको होगा। यूट्राइन को स्ट्रक्चरल एनॉमली है, या फिर असिस्टेड कंसेप्शन में, ठीक है। तो अब इसकी क्लासिफिकेशन है, इसको हम ना 3 क्लासेस में करते हैं, सेंट्रल यानी टोटल प्रेविया, पार्शियल यानी लेटरल एंड मार्जिनल प्रेविया। याद रखें कि सेंट्रल टोटल प्रेविया होता है, उसमें जो है ना इंटरनल ऑस पूरा ही कम्प्लीटली कवर हो जाता है प्लेसेंटा के साथ, और ये मोस्ट डेंजरस टाइप होती है क्योंकि उसमें हेमरेज का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। पूरा नीचे ऑस जो है इंटरनल ऑस कवर हो गया प्लेसेंटा से, तो उसमें हम वेजाइनल डिलीवरी नहीं कर सकते, अनलाइकली, उसको कहते हैं कंप्लीट यानी टोटल प्रेविया। दूसरा होता है पार्शियल प्रेविया, पार्शियल वाले में जो इंटरनल ऑस है वो आधा पार्शियली कवर हुआ होगा प्लेसेंटा के साथ, और प्लेसेंटा ऑस से माइग्रेट भी कर सकता है, और उसमें वेजाइनल डिलीवरी भी पॉसिबल है, फिर भी पॉसिबल है क्योंकि उसने अभी पार्शियली किया है, उसको लेटरल प्रेविया भी कह रहे हैं, आधा ऑस कवर्ड है तो हम वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। एंड लास्ट होता है मार्जिनल प्रेविया। मार्जिनल वाले में प्लेसेंटा करीब तो है लेकिन इंटरनल ऑस के ऊपर नहीं होगा, याद रखें, नॉट ऑन द इंटरनल ऑस, उसके करीब है, नियर द बट नॉट ओवर द ऑस, उसको हम कहेंगे मार्जिन पे है, तो वो लो लाइंग प्लेसेंटा भी कहलाता है, और उसमें भी वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है। यहाँ पर भी पिक्चर्स बनी हुई हैं जिसमें टोटल प्लेसेंटा प्रेविया, पार्शियल प्लेसेंटा प्रेविया एंड मार्जिनल प्लेसेंटा प्रेविया, ठीक है, ये मार्जिन पे है और ये पार्शियल है, पार्शियली ऑस कवर्ड होगा, एंड देन टोटल। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स हैं प्लेसेंटा प्रेविया के, याद रखें। डायग्नोस्टिक क्लू ये है कि इसमें पेन लेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, हमेशा याद रखें। आगे हम एब्रप्शन भी बढ़ेंगे तो डिफरेंस यही है कि प्लेसेंटा प्रेविया में मदर को अगर वेजाइनल ब्लीड हो रहा है तो वो पेन लेस है, और इसमें कोई यूट्राइन टेंडरनेस आपको नहीं मिलेगी। यूट्रस इसमें सॉफ्ट एंड रिलैक्स्ड होगा, सॉफ्ट एंड रिलैक्स यूट्रस, नो टेंडरनेस, और हमें अल्ट्रासाउंड पे भी जो है वो लो लाइन प्लेसेंटा मिलेगा। एंड फीटल स्टेटस इनिशियली इसमें जो है नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होगा एंड कार्डियोटोकोग्राफी नॉर्मली, एंड लेटर फ्रॉम द कंटिन्यूड मैटरनल हेमरेज साइंस ऑफ द फीटल कॉम्प्रोमाइज अकर, ठीक है। इनिशियली तो फीटल का हार्ट रेट सही होता है, नॉर्मल होता है CTG भी, लेकिन बाद में क्योंकि मदर की कंटिन्यूसली हेमरेज हो रही है तो हमें फीटल कॉम्प्रोमाइज़ के साइंस मिलते हैं। तो प्लेसेंटा प्रेविया की मैनेजमेंट थोड़ी सी याद रखनी है। इनिशियली इसमें वही ABCD अप्रोच ही होती है, और मदर ब्लीड कर रही है क्योंकि, तो CBC के लिए ब्लड भेजा, टाइप स्क्रीनिंग हुई, बच्चे की कंटिन्यूसली हम फीटल मॉनिटरिंग करें, और मदर की मैटरनल मॉनिटरिंग। हम ट्रांस एब्डोमिनल या ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे अगर एक बार मदर स्टेबल हो जाती है, रिससिटेट किया ना, स्टेबल हो गई तो अल्ट्रासाउंड किया। अब स्टेबल पेशेंट अगर जो हीमोडायनेमिकली नॉर्मल और उसके फीटल साइंस भी रीअश्योरिंग है, बच्चा भी ठीक है, स्टेबल है, तो उसको हम एडमिट करेंगे और 48 आवर्स तक इस मदर को ऑब्जर्व करेंगे। रीसस नेगेटिव मदर अगर है तो उसको एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, उसका क्लेहॉर टेस्ट भेजेंगे टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ एनी लीक्ड फीटल ब्लड इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन, ठीक है। कोई अगर लीक्ड फीटल ब्लड है मदर की सर्कुलेशन में आया है तो उसके लिए क्लेहॉर टेस्ट भी भेजते हैं, और अगर एंटी-डी है तो वो दे देंगे अगर वो RH नेगेटिव है। लेकिन अगर वो फीमेल ये एडमिट किया है उसको हम कर रहे हैं, लेकिन अगर फीमेल अनस्टेबल है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल, कंटिन्यूसली वो ब्लीड कर रही है और उसका फीटल साइंस भी नॉन रीअश्योरिंग है, CTG भी सही नहीं आ रही, तो उस मदर को फिर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दोगे, और उसका अगर 36 वीक से कम है जेस्टेशन तो उसका आप एमरजेंसी C-सेक्शन कर दोगे, ठीक है। देन आता है अगली कंडीशन, प्लेसेंटल एब्रप्शन। अच्छा, ये नॉर्मल प्लेसेंटा, यहाँ पे प्लेसेंटल एब्रप्शन हुआ यूँ है। एब्रप्शन का मतलब ही होता है कि प्रीमेच्योरली वो नॉर्मल साइटेड प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है, प्रीमेच्योरली, टाइम से पहले, डिलीवरी से पहले ही वो प्रीमेच्योरली सेपरेट हो जाए नॉर्मली साइटेड प्लेसेंटा, तो उसको कहते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन। साइड वगैरह नॉर्मल थी, बस वो डिटैच हो गया है। तो ये 0.5 to 2.0% प्रेगनेंसीज में होता है, और इसमें मैटरनल और फीटल दोनों ब्लड लॉस होंगे। प्रेविया में तो ओनली जो है वो मैटरनल लॉस हो रहा था, यहाँ पे दोनों होंगे ब्लड लॉस, एंड देयरफॉर ये डेंजरस है फॉर बोथ मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी। और इसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो ये है कि अगर मदर को हाइपरटेंशन होगी तो ये एब्रप्शन हो जाएगा, हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्शिया में। दूसरी वजह यानी रिस्क फैक्टर है कि अगर माँ स्मोकिंग करती है। दूसरा, अगर उसको एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ, कोकेन यूज़र है, किसी एंटीकोगुलेंट थेरेपी पर है, या फिर अगर मदर को पॉलीहाइड्रोमिनोस है तो उसका प्लेसेंटा एब्रप्ट हो सकता है, ठीक है। हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया, स्मोकिंग,
एब्डोमिनल ट्रॉमा, कोकेन, एंटीकोगुलेंट थेरेपी एंड पॉलीहाइड्रोमिनोस। देन आ जाए क्लासिफिकेशन पे, याद रखें एक होता है एक्सटर्नल यानी रिवील्ड एब्रप्शन, जिसमें हमें जो है ब्लड पर वजाइना नज़र आएगा, वो रिवील्ड है, एक्सटर्नल है। और ये 2/3 ऑफ द केसेस में होता है, इसमें माइल्ड पेन होगा अनलेस द पेशेंट इज़ इन लेबर, ठीक है, अनलेस द पेशेंट इज़ इन द लेबर एंड इट कॉज अ माइल्ड पेन अनलेस द पेशेंट इज़ इन द लेबर। दूसरी जो इंटरनल या कंसील्ड एब्रप्शन होती है, उसमें जो है ब्लड लॉस हमें नज़र नहीं आता, वो कंसील्ड होता है, ठीक है। तो इंटरनली होता है, ब्लड अंदर ही वो जमा होता जाएगा, क्लॉट बनेगा, बाहर नहीं आएगी ब्लीडिंग, उसको कहेंगे इंटरनल या कंसील्ड एब्रप्शन। तो वो वाली जो है एक्सटर्नल जिसमें रिवील्ड है, उसमें माइल्ड पेन होगा जब तक अनलेस द पेशेंट इज इन द लेबर। तो मैनेजमेंट एब्रप्शन की यही है कि आपने ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज वाली ही मैनेजमेंट के स्टेप करने, वही ABCD किया, मदर को एंटी-डी दिया अगर वो RH नेगेटिव है, और कोर्टिकोस्टेरॉइड का कोर्स स्टार्ट कर देंगे अगर उसको 36 वीक ऑफ जेस्टेशन से कम टाइम चल रहा है, क्योंकि डिलीवरी हो सकती है ना, तो बच्चे के लंग्स मैच्योर हो तो उसके लिए हमने कोर्टिकोस्टेरॉइड दे देने हैं अगर वो 36 वीक से बिफोर है। विजाइनल डिलीवरी हम प्रेफर मोड ऑफ डिलीवरी होता है, अगर फीटस डाई कर गया है तो एब्रप्शन की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होगा ना बच्चा भी, तो फिर ब्लीड हुआ है, तो अगर डाई कर गया है तो आप विजाइनल डिलीवर करोगे, और वो रैपिड करनी होती है इस केसेस में। सी सेक्शन प्रेफर्ड मोड है वैसे एब्रप्शन का, अगर फीटस अलाइव है तो आप सी सेक्शन करोगे। अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो रही, CTG से पता चलेगा ना बच्चा ठीक है अलाइव है, तो बच्चा अलाइव है तो आप सी सेक्शन करोगे। अनकंट्रोल ब्लीडिंग है या DIC जो है वो विजाइनल डिलीवरी प्रेसिपिटेट कर सकती है, यानी क्योंकि उसमें विजाइनल डिलीवरी अगर आपने की तो और ज़्यादा जो है वो ब्लीडिंग प्रेसिपिटेट हो सकती है, तो इसीलिए अनकंट्रोल ब्लीडिंग में या DIC में आप जो है वो सी सेक्शन ही करते हो, क्योंकि अगर आपने विजाइनल की तो और ज़्यादा ब्लीडिंग प्रेसिपिटेट होगी। एमरजेंसी सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी कर देंगे अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई, आपने बच्चे को डिलीवर भी कर दिया लेकिन डिलीवरी के बावजूद उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई, तो उसमें फिर हमें हिस्टेरेक्टमी करनी होती है, उसको हम कहते हैं एमरजेंसी हिस्टेरेक्टमी, सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी, यूट्रस भी निकाल देंगे। बाकी मेजर्स हिस्टेरेक्टमी से पहले जो हम करेंगे, ऑब्वियसली यूट्रस फैमिली में भी कंप्लीट ना हो तो उसको करने से पहले ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आप कोगुलोपैथी को भी करेक्ट कर सकते हो, यूट्रस की पैकिंग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूट्रोटोनिक एजेंट्स एंड लाइगेशन ऑफ द यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करेंगे, ठीक है। देन आता है अगला टॉपिक वाजा प्रेविया। अच्छा, इनसे BCQ भी आता है, यूट्राइन आर्टरी लाइगेट करेंगे, ठीक है, लाइगेशन ऑफ द यूट्राइन आर्टरी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूट्रोटोनिक एजेंट, पैकिंग ऑफ द यूट्रस एंड करेक्शन ऑफ द कोगुलोपैथी। नेक्स्ट टॉपिक है वाजा प्रेविया। वाजा प्रेविया होता है कि जो वेसल्स है ना फीटल साइड ऑफ द प्लेसेंटा की, बच्चे के साइड पे जो फीटल साइड, देखिए प्लेसेंटा की जो वेसल्स हैं फीटल साइड, वो रप्चर अगर हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं वाजा प्रेविया। अब ये कब होगा, ये तब होता है जब मेम्ब्रेन्स जिनमें फीटल वेसल्स हैं जो कनेक्ट कर रही हैं, देखिए अम्बिलाइकल कॉर्ड को और प्लेसेंटा को, ये जो वेसल्स कनेक्ट कर रही हैं, मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर वेसल्स पड़ी हुई हैं, ये ऑस के ऊपर आ जाए, ये मेम्ब्रेन कवरिंग द इंटरनल ऑस, तो उसमें से इन वेसल्स में से ब्लीड होगा, उसको हम कहते हैं वाजा प्रेविया, ये रप्चर हो जाएंगी वेसल्स क्योंकि ये ऑस पे आ गई हैं। अच्छा, इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं कि अगर बाय लोब्ड प्लेसेंटा हो, ठीक है, प्लेसेंटा ही अगर उसके लोब्स 2 हैं बाय लोब, तो उसमें वाजा प्रेविया होता है, या फिर प्लेसेंटा एक्सेसरी लोब के साथ हो जिसको हम कहते हैं सक्सेंचुरिएट प्लेसेंटा, जिसमें एक्सेसरी लोब होता है प्लेसेंटा का। इसके अलावा वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ द अम्बिलाइकल कॉर्ड, ये क्या होता है, वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ अम्बिलाइकल कॉर्ड में इस कंडीशन में जो बच्चे की फीटल वेसल्स होती हैं वो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगी और सर्विक्स के ऊपर आ जाएंगी, ओवरलाई करेंगी, तो इस तरह की वेसल्स जो है सिर्फ फीटल मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड होती हैं और इनके ऊपर वार्टन जेली नहीं होती, और इसीलिए ये प्रोन होती हैं टू कंप्रेशन या रप्चर हो सकती हैं, क्योंकि सिर्फ मेम्ब्रेन के साथ कवर हुई हैं, कोई वार्टन जेली नहीं है, तो वो कंप्रेस या रप्चर कर सकती हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ अम्बिलाइकल कॉर्ड बाय लोब प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा विद एक्सेसरी लोब। उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन। याद रखिए कि इसमें ट्रायड होता है, क्लासिक ट्रायड होता है कि मेम्ब्रेन्स रप्चर कर जाएं, स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस्ड, फॉलोड बाय फ्रेश पेन लेस वेजाइनल ब्लीड। वाजा प्रेविया प्रेजेंट कैसे करेगा, वाजा प्रेविया में हमेशा याद रखिए कि हमें एक क्लासिक ट्रायड मिलता है, एक तो मेम्ब्रेन्स जो है वो रप्चर करेंगी, स्पॉन्टेनियसली करेंगी या इंड्यूस्ड रप्चर होंगी, और उसके बाद ना उनमें से फ्रेश लेकिन पेन लेस वेजाइनल ब्लीड होगा। वाजा प्रेविया में भी पेन लेस है,
प्लेसेंटा प्रेविया में भी पेनलेस था, नॉन टेंडर यूट्रस था, और लेकिन एब्रप्शन में टेंडर था एंड पेनफुल होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फीटल कॉम्प्रोमाइज़ भी होगा, ब्रेडिकार्डिया में भी जाएगा क्योंकि बच्चे का ही ब्लड लॉस हो रहा है। फीटल कॉम्प्रोमाइज़ ब्रेडिकार्डिया और पेनलेस फ्रेश ब्लीड होगा। इसकी मैनेजमेंट में हमने इमीडिएटली सिजेरियन सेक्शन करना होता है इफ द फीटस इज़ एसेंशियल, ठीक है। और अगर हमने डिले कर दिया डिलीवरी में तो उसमें बच्चे की डेथ हो सकती है हाइपोवॉलीमिया की वजह से। तो ये है वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसमें देखिए पिक्चर में प्लेसेंटा जो है वो इज़ नो लॉन्गर अ प्लेसेंटा प्रेविया, और ये है प्लेसेंटल एज फर्दर फ्रॉम द सर्विक्स है, दूर है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ट्राइफर्केटेड अम्बिलिकल कॉर्ड है, सर्विक्स के ऊपर वेलामेंटस इंसर्शन हुई है कॉर्ड की। नेक्स्ट टॉपिक आता है पोस्टमार्टम हेमरेज पीपीएच। पोस्टमार्टम हेमरेज रेफर टू द एक्सेसिव ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है फीमेल में तो उसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज। उसकी टर्मिनोलॉजीज है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा मैसिव पीपीएच। प्राइमरी यानी अर्ली पीपीएच में आपने याद रखना है क्राइटेरिया कि उसमें ब्लड लॉस मोर देन 500 ml हो विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ द डिलीवरी। पहले 24 घंटों में डिलीवरी के अगर 500 से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है पहले 24 घंटों में 500 ml से ज़्यादा, तो उसको हम प्राइमरी कहेंगे। सेकेंडरी यानी लेट पीपीएच में जो ब्लड लॉस होगा वो बिटवीन 24 आवर्स से लेके 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, 24 आवर टू 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। देन होता है मैसिव यानी ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज, और उसमें ब्लड लॉस मोर देन 2.5 लीटर होगा, लीटर्स, या रिक्वायरिंग अ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ग्रेटर देन 5 यूनिट ऑफ द रेड ब्लड सेल और करेक्शन कोगुलोपैथी, ठीक है। तो प्राइमरी पीपीएच में जो है ब्लड लॉस 500 ml से ज़्यादा होगा विद इन द फर्स्ट 24 आवर ऑफ द डिलीवरी। सेकेंडरी पीपीएच में जो है वो 24 आवर्स से लेके जो 6 वीक्स होते हैं डिलीवरी के बाद वाले, उनमें अगर ब्लड लॉस हो तो वो सेकेंडरी पीपीएच है, 24 आवर टू 6 वीक। लेकिन मैसिव हम तब कहेंगे जब 2.5 लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए और उसमें 5 यूनिट ट्रांसफ्यूज़ करने पड़ जाए, ठीक है, या करेक्शन करनी पड़ जाए कोगुलोपैथी की। अच्छा, इसके क्या कॉजेज़ हैं, क्यों ये इतना ब्लड लॉस होता है, इसके रिस्क फैक्टर है। एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूट्राइन एटोनी। अब यूट्रस की एटोनी क्यों, एटोन क्यों ख़त्म हुई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। वो बच्चा मैक्रोसोमिक था, प्रोलॉन्ग्ड लेबर चला था, तभी यूट्रस एटोनी हो गया, ब्लीड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मैक्रोसोमिक बेबी था, प्रोलॉन्ग लेबर, ऑक्सीटॉक्सिन यूज़, या इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है, इंडक्शन ऑफ लेबर। दूसरी वजह यूट्राइन एटोनी, उसके फर्दर काजेज हमने देखे, मैक्रोसोमिया, प्रोलॉन्ग लेबर, ऑक्सीटॉक्सिन यूज या इंडक्शन ऑफ लेबर। दूसरी वजह होती है पीपीएच, रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन रह गए हैं, फिर इसके लिए डीएनसी करनी पड़ेगी, तो वो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन ब्लीड करवा रहे हैं, पीपीएच करवा रहे हैं। दूसरा वजह है प्लेसेंटा प्रेविया था लो लाइंग, या प्लेसेंटा एक्रिटा जो है ना पेनिट्रेट कर जाता है मायोमेट्रियम में, तो उसको प्लेसेंटा एक्रिटा कहते हैं। या कोई जेनेटल ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से पीपीएच, कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर है, या फिर मल्टीपल प्रायर सी सेक्शन हुए हैं मदर के, यूट्राइन इन्वर्जन हुआ है, या यूट्राइन रप्चर। ये डिफरेंट कॉजेज है इसमें, ठीक है। तो ये कॉजेज आपने सही से याद रखने हैं। यूट्राइन एटोनी, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, प्लेसेंटा प्रेविया, प्लेसेंटा एक्रिटा, जेनेटल ट्रैक्ट ट्रॉमा, कोगुलेशन डिसऑर्डर, मल्टीपल प्रायर सी सेक्शन, यूट्राइन इन्वर्जन एंड यूट्राइन रप्चर। इसके बाद होता है साइंस एंड सिम्टम। याद रखें कि हाइपोवोलेमिक शॉक, उसमें पेशेंट को एंजाइटी होगी, थर्स्ट, कोल्ड, डिजीनेस, अनरिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, ये इसमें हाइपोवोलेमिक शॉक में होगा, एंजाइटी, थर्स्ट, कोल्ड, डिजीनेस और अनरिस्पॉन्सिव। और जो साइन हमें मिलेगा, ब्लीड कर रही है पेशेंट तो टेकीकार्डिया होगा, उसको रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट होगा, टेकिपनिया और हाइपोटेंशन, और उसकी पल्स प्रेशर भी रिड्यूस्ड होगा। तो यानी हाइपोवोलेमिक शॉक वाले सारे सिम्टम। मैनेजमेंट इसमें वही हमें ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, ABCD, कॉल सीनियर हेल्प। उसमें आप ना सबसे पहले यूट्राइन ब्लीडिंग को स्टॉप करते हो, आपने जो है ना मसाज करना होता है यूट्रस को, बाय मैनुअल कंप्रेशन करोगे। अगर उसकी वजह एटोनी थी, यूट्राइन एटोनी की वजह से हुआ पीएच, तो उसमें आपने बाय मैनुअल कंप्रेशन करनी है, यूट्रस को मसाज भी किया। कोई भी अगर क्लॉट है यूट्रस या वजाइना में, उनको रिमूव किया। फिर आप यूट्रोटोनिक एजेंट्स देते हो, लेकिन ये स्टेप वाइज मैनर में देने होते हैं। कौन से ये यूट्रोटोनिक एजेंट आपने याद रखना है। सबसे पहले ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन आप 5 to 10 यूनिट दोगे इंट्रामस्कुलर या IV, 5 to 10 यूनिट। दूसरा आप इसमें ऑक्सीटॉक्सिन दोगे, लेकिन अब 40 यूनिट दोगे, उससे भी सही हुआ। पहले 5 to 10 यूनिट IM/IV, फिर ऑक्सीटॉक्सिन 40 यूनिट, लेकिन 100 ml सलाइन में ओवर द 4 आवर्स। दूसरा रेक्टल मीजोप्रोस्टोल भी दी जाती है 800 या 1000 माइक्रोग्राम वाली। सिंटोमेट्रिन, सिंटोमेट्रिन में हमारे पास एर्गोमेट्रिन होता है 500 माइक्रोग्राम, और सिंटोसिनोन होता है 5 यूनिट। एर्गोमेट्रिन 500 माइक्रोग्राम एंड सिंटोसिनोन 5 यूनिट। देन आपने रिपीट करना है एर्गोमेट्रिन को 500 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर या IV,
ठीक है। ऑक्सीटोक्सिन दिया था 5 to 10 यूनिट, फिर ऑक्सीटोक्सिन 40 यूनिट 100 ml सलाइन में 4 घंटों तक, फिर रेक्टल मिसोप्रोस्टोल 800 to 1000, सिंटोमेट्रीन विच इज़ एर्गोमेट्रीन 500 माइक्रोग्राम प्लस सेंट्रोसिनोन 5 यूनिट्स, एंड देन रिपीट एर्गोमेट्रीन 500 माइक्रोग्राम IM या IV। कार्बोप्रोसिस में आप 0.25 मिलीग्राम दोगे बाय इंट्रामस्कुलर विद द इंटरवल ऑफ मोर देन 15 मिनट, अप टू मैक्सिमम 8 डोजेज आप कार्बोप्रोस के दे सकते हो। 0.25 मिलीग्राम IM में ही दोगे 15-15 मिनट के बाद। तो अगर अभी भी परसिस्टेंट ब्लीड चल रहा है ना, तो अब आप देखोगे कि कहीं यूट्राइन ट्रॉमा या जेनाइटल ट्रैक का ट्रॉमा तो नहीं हुआ, उसको फिर रिपेयर करोगे। कोई कोगुलोपैथी है, DIC अगर है, उसको करेक्ट करोगे, और सीनियर हेल्प को कॉल करोगे, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को, ऑब्स्टेट्रिक्स को। सर्जिकल ऑप्शन अभी भी ब्लीड सही नहीं हो रहा, तो आप ना यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हो। इसके अलावा इलियक आर्टरी की लाइगेशन की जाती है, यूट्राइन बैलून इंसर्शन एंड हिस्टेरेक्टमी, ये डिफरेंट ऑप्शन है। अगर PPH बहुत ज़्यादा है तो लास्ट में मोस्ट कॉमन कॉज हिस्टेरेक्टमी का आफ्टर द C-सेक्शन वो PPH होता है, ठीक है। देन आ जाए अगले टॉपिक पे, यूट्राइन रप्चर एंड इन्वर्जन। यहाँ पर ये पिक्चर है यूट्राइन रप्चर की। यूट्राइन रप्चर क्या होता है, याद रखें कि ये लेबर के दौरान होता है, लेकिन ये एंटीनेटली भी रिपोर्ट हुआ है। इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर पहले प्रीवियस जो है यूट्राइन स्कार था C-सेक्शन का, उससे ये रप्चर हो सकता है। कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं फीमेल को यूट्रस की, या उसको लेबर के दौरान ऑक्सीटोक्सिन अगर नहीं दिया गया था, या फेलियर टू रिकॉग्नाइज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, उसका ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर था पता नहीं चला, उसमें तो C-सेक्शन करना होता है ना, और विजाइनली कर रहे हैं, तो फेलियर टू रिकॉग्नाइज द ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ऑक्सीटोक्सिन नहीं यूज़ किया, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी है यूट्रस की, या प्रीवियस यूट्राइन स्कार था फ्रॉम C-सेक्शन, तो उसमें ये लेबर के दौरान यूट्राइन रप्चर हो सकता है। तो इसके साइन एंड सिम्टम ये है कि सडन अचानक से फीमेल को एब्डोमिनल पेन होगा, सडन ऑनसेट का। बच्चे के ये पार्ट्स जो हैं वो ईजिली पाल्पेबल होंगे, बाहर आ गए ना रप्चर से, तो पाल्पेबल होंगे। और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है ना, फीटल पार्ट, वो वापस रिग्रेस कर जाए, रिसेशन हो जाएगी, अंदर चला जाएगा, बच्चा डिस्ट्रेस में जाएगा, CTG पे पता चलेगा, और वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, मदर शॉक में जाएगी। तो इसमें जो मैनेजमेंट है उसमें हम मैटरनल रिससिटेशन ही करते हैं। उसमें हम अर्जेंटली जो है वो इसमें जो है फिर वो लो सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करना होता है अर्जेंटली, ताकि हम फीटस को डिलीवर करें और यूट्रस को जो है वो रिपेयर करें। लो सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, उसमें हमने ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस पे, वो करेंगे। और वेजाइनल डिलीवरी की जा सकती है बच्चे की, अगर सर्विक्स डायलेट हो चुका है तो हम वेजाइनली भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम लेप्रोटोमी करेंगे ताकि इस वाले रप्चर को रिपेयर करें, डिलीवर करके फिर लेप्रोटोमी करनी होगी। अच्छा अब इसमें जो है यूट्राइन इन्वर्जन के फर्दर जो है वो ये हो गया रप्चर। अब आ जाए इन्वर्जन, वही सेम पिक्चर है यहाँ पर देखें। यूट्राइन इन्वर्जन में यूँ होता है कि डिसेंट हो जाता है यूट्रस के फंडस का, याद रखिए, इट इज़ अ डिसेंट ऑफ यूट्रस फंडस इनटू द यूट्राइन कैविटी में, यानी इसका देखिए फंडस ही जो है वो ऊपर आ गया है, उसकी कैविटी में आ गया है, ठीक है, यूट्रस की कैविटी में, और उससे नीचे आ जाए बिलो, तो उसको हम कहते हैं यूट्राइन इन्वर्जन। तो इसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 जो होता है उसमें इन्वर्टेड फंडस होगा जो एक्सटेंड करेगा टू द सर्विक्स, यानी यही जो है फंडस जो है वो इन्वर्ट तो हो गया है लेकिन वो सर्विक्स तक आ गया है, सिर्फ सर्विक्स तक पहुंचेगा, तो वो स्टेज 1 कहलाएगा, इन्वर्टेड फंडस एक्सटेंड टू सर्विक्स। सेकंड स्टेज में जो है वो इन्वर्टेड फंडस एक्सटेंड थ्रू द सर्विक्स बट नॉट वेजाइना, वो था टू द सर्विक्स। सेकंड पे थ्रू द सर्विक्स है लेकिन वेजाइना तक नहीं जा रहा। थर्ड में अब इन्वर्टेड फंडस एक्सटेंड आउटसाइड द वेजाइना, वेजाइना से भी बाहर आ गया। एंड फोर्थ में वेजाइना एंड यूट्रस दोनों ही इन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में इन्वर्टेड फंडस एक्सटेंड टू सर्विक्स, सेकंड इज द इन्वर्टेड फंडस एक्सटेंड थ्रू सर्विक्स बट नॉट वेजाइना, थर्ड में इन्वर्टेड फंडस एक्सटेंड आउटसाइड द वेजाइना, एंड फोर्थ में वेजाइना एंड यूट्रस आर बोथ इन्वर्टेड, ठीक है। तो इसके क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्यों ये इन्वर्जन होती है? एक तो फुल डायलेशंस C-सेक्शन अगर हुए हों, फुल डायलिटेशन वाले C-सेक्शन 10 सेंटीमीटर वाली, वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि उसमें यूट्राइन इन्वर्जन हो सकती है। बच्चे की मैल प्रेजेंटेशन अगर थी तो उसमें भी इस तरह से यूट्रस इन्वर्ट हो सकता है। जो सेकंड स्टेज पुशिंग का होता है लेबर का, अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाए, प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज से यूट्राइन इन्वर्जन होगा। एबनॉर्मल अडेयरेंस हो प्लेसेंटा की, शॉर्ट कॉर्ड हो, जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है वो छोटा था तो उसमें भी इन्वर्ट हो सकता है। प्रीवियस अगर पहली प्रेगनेंसी में यूट्राइन इन्वर्जन हुआ था, या फिर अगर स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आपने ज़्यादा पुल कर लिया अम्बिलाइकल कॉर्ड को और एक्सेसिव फंडल प्रेशर के साथ, यानी इनकन्सिस्टेंट एविडेंस टू सपोर्ट दिस इज़ अ कॉज। इतना नहीं है ये कॉज, लेकिन ये भी माना जाता है कि स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन अगर दी जाए अम्बिलाइकल कॉर्ड में विद एक्सेसिव फंडल प्रेशर। तो अब इसमें यूट्राइन इन्वर्जन में आपने किस तरह से मैनेज करना होता है, ये आप इसमें कॉल फॉर हेल्प करोगे और ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज प्रोटोकॉल ही परफॉर्म करोगे। अगर ब्लीडिंग हो रही है या फीमेल शॉक में जा रही है
तो इसमें इमीडिएटली हमने जो है वो रिप्लेसमेंट करनी है बाय पुशिंग अप द फंडस थ्रू द सर्विक्स विद द पाम ऑफ द हैंड। इसको कहते हैं जॉनसन्स मैन्योवर। जॉनसन्स मैन्योवर में ऑब्स्टेट्रिशियन जो है अपने पाम ऑफ द हैंड से जो सर्विक्स को है, सर्विक्स के थ्रू फंडस को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। ठीक है, अगर प्लेसेंटा अभी भी यूट्रस के साथ अटैच हुआ है तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे ताकि ब्लीडिंग मिनिमाइज हो। एंड रिमूवल अटेम्प्टेड ओनली आफ्टर रीप्लेसमेंट। आपने यूट्रस को वापस भेज दिया फंडस हाथ से जॉनसन्स मैन्यूवर से, फिर ही आप प्लेसेंटा को करोगे, फिलहाल आप उसको छेड़ोगे नहीं। अच्छा, यूट्राइन रिलैक्सेशन हेल्प विद द रिडक्शन स्टॉप, यानी कि आप रिड्यूस कर रहे हो, वापस फंडस को भेज रहे हो, तो उसमें अगर आप यूट्रस को रिलैक्स करोगे तो और ज़्यादा अच्छे से होगा। तो उसके लिए आप एक तो यूट्रोटोनिक एजेंट्स बंद कर दो ताकि यूट्रस रिलैक्स हो और सही से आप इसको रिड्यूस कर सको। दूसरा, आप टोकोलाइटिक ड्रग्स कंसीडर करोगे। इसके अलावा हाइड्रोस्टेटिक रिपोजिशनिंग भी की जाती है, उसको हम कहते हैं ओ सलीवेंस टेक्निक। ओ सलीवेंस टेक्निक होती है, हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन होती है, रिपोजिशनिंग, वो हम करते हैं। इट इज़ डन व्हेन द मैनुअल रिडक्शन फेल, यानी कि आप मैनुअली इसको रिड्यूस करते हो, जब उसकी मैनुअल रिडक्शन फेल हो जाए तो फिर उसमें आप हाइड्रोस्टेटिक रिपोजिशनिंग करोगे। उसमें आपने ना वार्म सलाइन विजाइना में इन्फ्यूज़ करना होता है, एक हाथ जो है वो सील करेगा लेबिया को। ठीक है, इन्फ्यूजन ऑफ अ वार्म सलाइन इनटू द विजाइना विथ वन हैंड सीलिंग द लेबिया, तो इसको हम कहते हैं ओ सलीवेंस टेक्निक। ठीक है, मैनुअल रिडक्शन जब फेल हो जाए तो ये हाइड्रोस्टेटिक रिपोजिशनिंग की जाती है। लास्ट सर्जिकल प्रोसीजर भी होता है इसको सही करने का, यूट्रस को रिपोजिशन करने का, उसका नाम है हंटिंगटन्स प्रोसीजर। सर्जिकल में रिपोजिशन करेंगे हम यूट्रस को, उसमें हंटिंगटन्स प्रोसीजर होता है, हॉल्टेन प्रोसीजर एंड हिस्टेरेक्टमी इफ ऑल प्रोसीजर फेल। एक तो मैंने आपको बताया ना हाइड्रोस्टेटिक था, जॉनसन्स मैन्योवर या ओ सलीवन टेक्निक, अगर वो फेल हो जाती तो हम सर्जिकल करते हैं। उसमें हंटिंगटन में ये होता है कि सर्जन ना ए ट्रोमेटिक जो क्लैम्प है जैसे एलीज या बेबोक क्लैम्प, उससे राउंड लिगामेंट को ग्रैस्प करेगा और यूट्रस को 2 सेंटीमीटर इनसाइड द कप या क्रेटर जो है वो करेगा, क्रिएटेड बाय द इन्वर्जन। अपवर्ड ट्रैक्शन अप्लाई करेगा उन क्लैम्प्स पे और प्रोग्रेसिवली रीक्लैम्प करेगा फर्दर डाउन इनटू द क्रेटर एंड द यूट्रस इज ग्रेजुअली पुल्ड बैक इनटू द नॉर्मल पोजीशन। इतना नाम ही याद रखें बस, हंटिंगटन प्रोसीजर है। एक दूसरा होता है हॉल्टेन प्रोसीजर। हॉल्टेन भी जो है तब करेंगे जब कॉन्स्ट्रक्शन रिंग बहुत नैरो है टू अलो द फंडस टू पास बैक थ्रू। उसमें सर्जन एक वर्टिकल इंसिजन लगाएगा थ्रू द पोस्टीरियर बैक वाल ऑफ द कॉन्स्ट्रक्शन रिंग एंड दिस ओपन द रिंग अलोइंग द यूट्रस टू बी रीपोजिशन। तो हंटिंगटन टेक्निक के साथ कंबाइन करके भी किया जाता है इसको। ठीक है, हॉल्टेन प्रोसीजर एंड हंटिंगटन प्रोसीजर एंड लास्ट फिर है, बाकी भी है, वेजाइनल भी होते हैं, स्पिनेली प्रोसीजर या कुस्टनर प्रोसीजर एंड लास्ट होता है हिस्टेरेक्टमी। दैट्स इट। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, AFE। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म याद रखिए एक लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है जो कि कार्डियोपल्मोनरी कोलैप्स के साथ एसोसिएटेड है, DIC। इसमें कार्डियोपल्मोनरी कोलैप्स एंड DIC हो जाता है। अब इसकी एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस तो नहीं पता, लेकिन एक थ्योरी है वो है कि प्रेजेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड सेल्स और उसके जो हेयर्स हैं वो मैटरनल सर्कुलेशन में आ जाएं, जिसकी वजह से उसकी मदर के पल्मोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएं।